अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो आवर टुडेज टॉपिक एज इट इज बीइंग ब्लिंक्ड ऑन द स्क्रीन इज नियो मार्क्सिज्म। ये आईपी का इंटेग्रल पार्ट है। जिस तरह मर्केंटाइलिज्म थी और लिबरलिज्म थी और इंटरडिपेंडेंसी थी और डिपेंडेंसी थी, सेम इज द केस विद नियो मार्क्सिज्म। अब इससे पहले कि मैं नियो मार्क्सिज्म में जाऊं, इट विल बी पर्टिनेंट कि मैं जरा आपको मार्क्सिज्म का भी बता दूं। ये कॉन्सेप्ट समझते हुए यकीन करें हमें बहुत टाइम लगा है। सो आई विल ट्राई टू मेक इट एज ल्यूसिड एज आई कैन, कि आपको फायदा हो इससे। सो पहले हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म चीज क्या है। व्हाट वाज एग्जैक्टली मार्क्स टीचिंग्स? Marxist approach to IR holds that both IR and domestic politics arise from unequal relationships between economic classes, and it is of course antipodal to realism. Realism कहती है कि there is only one thing, which is the states, and the internal structure of the state does not matter. This was hence a revolutionary idea. मार्क्स जो है ये पैदा होता है 1818 में से लेकर 1883 तक। He was a disciple of Hegel in his youth. Both were Germans. Hegel is 1770 से 1831 तक। For Marx, history was nothing but economics in action. ठीक। बर्ट्रैंड रसल जो उसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, उसमें जब मार्क्स का जिक्र करता है ना, तो वो स्टार्ट, उसका पहला जुमला ये है कि कार्ल मार्क्स इज थॉट टू बी द मैन हु क्लेम्स टू हैव मेड सोशलिज्म साइंटिफिक। अब अगर मैं मार्क्स को हल्का सा उसकी डॉक्ट्रिन का जिक्र कर दूं, बिल्कुल मैं कोट करूंगा मार्क्स को, डास कैपिटल के द अर्ली मटेरियलिज्म टुक ऑब्जेक्ट एज पैसिव एंड एट्रीब्यूटेड ऑल द एक्टिविटी टू द सब्जेक्ट। In essence, object also plays a definite role, and it is rather a mutual connection, a mutual overlapping between the subject and the object's sphere of action that happens, and not only the activity by one thing, that is subject. दूसरा ये कि ये जरा अल्फाज रसल के हवाले से यूज कर रहा हूं, तो इस तरह की मुश्किल नहीं है, जस्ट टू मेक यू श्योर कि उसका ये फिलॉसफी कितनी मुश्किल है, जिसको आमतौर पे लोग समझते हैं कि हमें आराम से समझ आ गई है कम्युनिज्म क्या होती है, बड़ी वो डेप्थ में जाके। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात की थी, यू जस्ट कैन नॉट डिफीट मार्क्स इन थ्योरी। सो उसके बाद object and subject in the mere sense of passive contemplation are but an abstraction. The process that really takes place is one of noticing things. Philosophers have always defined the terms in theoretical framework. The real object is to alter it. Truth has to be applied in practice. मार्क्स ने 3 क्लासेस का जिक्र किया। उसने कहा बिकॉज एवरीथिंग इज ड्यू टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल, उस इकोनॉमिक स्ट्रगल में 3 क्लासेस होती हैं, फ्यूडलिज्म, बुर्जुआ, प्रोलिटेरिएट। फ्यूडलिज्म ऑफ कोर्स लैंड ऑनर, बुर्जुआ कैपिटलिस्ट, proletariat the worker, or the word that Marx used, labor. ये क्लास हैं दो,
ये एक्सप्लॉइट करती हैं इस क्लास को। फ्यूडलिज्म जो है वो ऑफ कोर्स प्रोवाइड करती है लैंड, उसको नहीं पता कि फिर क्या होगा, वो लैंड यूज करता है बुर्जुआ कैपिटलिस्ट टू गेट द प्रॉफिट, मैं आगे बताऊंगा कैसे, और फिर वो उस प्रॉफिट को यूज करता है इस क्लास को एक्सप्लॉइट करने में। मार्क्सिज्म, a branch of socialism, a theory that holds that the more powerful class oppress and exploit the less powerful by denying them their fair share of the surplus they create. The surplus, according to Marx, is created by the labor. This third one. और ये सरप्लस जो है वो लेबर खुद यूज नहीं कर पाती, वो सरप्लस दोबारा से जाता है कैपिटलिस्ट की जेब में, और वो जो लेबर क्लास है वो सप्रेस्ड ही रहती है। ओके, द ऑप्रेस्ड क्लास, ब्रैकेट में सुनिएगा लेबर, ट्राई टू गेन पावर इन ऑर्डर टू सीज मोर ऑफ द वेल्थ फॉर देमसेल्व्स। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन पैदा होगी। दिस प्रोसेस नोन एज क्लास स्ट्रगल is one way of looking at the political relationships between richer and poorer countries and ultimately between rich and poorer regions. समझ आ रही है? अब ये कैपिटल सर्किट है, देखिएगा। सबसे पहले कैपिटलिस्ट के पास मनी होती है, वो मनी वो यूज करता है कमोडिटीज बाय करने के लिए, उसमें लेबर पावर यूज होती है, और मींस ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली ओन करता है कैपिटलिस्ट। यहां पे सारा मामला जन्म लेता है। मार्क्स के मुताबिक जो मींस ऑफ प्रोडक्शन थे, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द मेथड बाय विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सस्टेन्ड, इन ऑर्डर टू लिव वी नीड अ लैंड एंड बटर. For land and butter, we need to cultivate. For cultivation, we need axe and things and cart and wheel and clothes and other things and bags. ये मैं बड़ा बेसिक सेंस में आपको बातें बता रहा हूँ। एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक पूरी चीज है जिसके थ्रू कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है। अब जोन सा बंदा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा, ठीक, मेरा पॉइंट समझ? हवावे की मिसाल लेते हैं। हवावे कंपनी चाइना की कंपनी है। अब हवावे कंपनी में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाते होंगे। उस कंपनी को जो प्रॉफिट आएगा अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के, अब बिकॉज हवावे कंपनी हवावे मोबाइल बनाने के और हवावे प्रोडक्ट्स बनाने की जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसको ओन करती है, सिंपल अल्फाज में फैक्ट्री को, वो फैक्ट्री से जो बनेगा और जो उससे प्रॉफिट आएगा वो अल्टीमेटली हवावे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं बनाने में उनके पास जाएगा। बाकी जो नीचे काम कर रहा है पूरा अमला, उनको उनकी तनख्वाह मिलेगी जितनी भी है। ये मैंने आपको एक बड़ी ऊंची मिसाल दी है, आप इससे नीचे मिसाल पे जाएं। एक छोटी सी फैक्ट्री है, वो किसी एक बंदे की है, वो जो भी उस फैक्ट्री से आउटपुट आएगी, फर्ज किया गारमेंट्स है, वो गारमेंट्स बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे, उनसे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट सारा आएगा किसकी जेब में? कैपिटलिस्ट की, जिसकी वो फैक्ट्री है। वो उसके बाद वो बेचारा जो मजदूर जिसने वो दिन रात एक कर दी है उसको बनाने में, उसको वो बेयर मिनिमम उसकी वेज अदा कर देगा। अब उस चीज को जहन में रख के देखें, लेबर पावर इज बीइंग यूज्ड एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग ओन्ड टू प्रोड्यूस द कमोडिटीज या बाय देम ऑन द मार्केट। वो लेबर और वो कमोडिटीज जो है वो कन्वर्ट होती हैं इनटू मनी एंड प्रॉफिट। वो मनी एंड प्रॉफिट जो है वो दोबारा से कुछ प्रॉफिट जेब में कैपिटलिस्ट की, बाकी वो मनी इन्वेस्ट करते हैं अगेन वो सर्किट को चलाने के लिए। एंड फॉर द कैपिटलिस्ट सर्किट टू वर्क देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी। क्लियर? अब ये रिचर्ड पाइप्स है, इसकी बात आप पढ़ लीजिएगा। ये कहते हैं मार्क्सिज्म जो है उसके अंदर ही उसके रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हैं। ऑफ कोर्स जब कम्युनिज्म एक स्लोवेनियन फिलोसोफर है, इस वक्त मुझे इसका नाम भूल गया, वो कहता है कि उससे पूछा गया कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा बदकिस्मती वाला वाकया क्या? उसने वर्ल्ड वॉर 1 नहीं कहा, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं कहा, उसने पता क्या था? द डिमाइस ऑफ कम्युनिज्म या द फेलियर ऑफ कम्युनिज्म। इसका यह मतलब नहीं है मैं कम्युनिस्ट हूं,
वैसे आपको बता रहा हूँ, वी कैन आर्गू लेटर, वी कैन हैव अ लेक्चर ऑन दैट कि व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिज्म. सो ये कहता है कि कम्युनिज्म के अंदर एक इनहेरेंट फ्लॉ है उसकी थ्योरी के अंदर. वो ये कहती है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की होल्डिंग है, सारी गेम तो मींस ऑफ प्रोडक्शन की होल्डिंग है और बाय एक्सटेंशन प्राइवेट प्रॉपर्टी की. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की होल्डिंग है ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है इन द हिस्ट्री ऑफ मैन. और ये कम्युनिज्म समझती है कि अगर ये ट्रांजिएंट फिनोमिना गुजर जाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाए तो इंसान एक सेल्वेशन हासिल कर सकता है, विच इज अ मिस्टेक. बाय द वे वी कैन आर्गू अगेन ऑन दैट. कम्युनिज्म का प्रेमिस इस बात के ऊपर खड़ा होता है कि रेवोल्यूशंस आएंगी उन मुल्कों में जहां पे इंडस्ट्रियलिज्म आ चुकी है. लेकिन थोड़ा सा उल्टा हुआ काम. रेवोल्यूशन आनी चाहिए थी बाय फैक्ट्री वर्कर्स, लेकिन रेवोल्यूशंस आती हैं 20वीं सदी में बाय पेजेंट्स. चाइना में जो आई वो बाय पेजेंट्स थी, दिस वन. और उसके अलावा भी दूसरा ये कि जो लेनिन की थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है वो आर्गू करती है अगेन कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म जो थी वो भी आउट ऑफ कैपिटलिज्म ही थी. और ये बात सच है, ठीक है. वो वही जो मैंने आपको पूरा वो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का भी कॉन्सेप्ट बताया होगा मर्केंटाइलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म के अंदर. तो उन्होंने, लेनिन ने ये कहा कि अब चूंकि पूरी दुनिया वो कैपिटलिज्म ने ऑक्युपाई कर ली थी कॉलोनियलिज्म की शेप में, अब कोई रीजन बचा नहीं था ऑक्युपाई करने के लिए. अब क्या होना था, टू जनरेट द सरप्लस, वो आपस में कैपिटलिस्टिक पावर्स का कंपटीशन शुरू हो जाना था. दैट लेड टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 1 ऑफ कोर्स एंड देन टू वर्ल्ड वॉर 2. सो वही वाली बात कि लेनिन ने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगे पुअर कंट्रीज को और वहां से वेल्थ को इकट्ठा करेंगे, वर्ल्ड अकोमोलेशन, वेल्थ की अकोमोलेशन करेंगे. सो पुअर कंट्रीज का ये पूरा हक है कि वो वेल्थ की अकोमोलेशन करें. सो पुरानी बात आप पढ़ेंगे आपको फिर क्लियर हो जाएगी. इकोनॉमिक सरप्लस जो जनरेट होगा वो जाएगा वेल्दी कंट्रीज के अंदर और ग्लोबल साउथ जो है वो ग्लोबल साउथ पुअर का पुअर रहेगा. तो इससे बेहतर यह है कि ग्लोबल साउथ अपना इकोनॉमिक सरप्लस अपने पास ही रखे, खुद यूज करे. मार्क्सिज्म की ये फंडामेंटल्स मैंने अभी आपको बताए, आई होप समझ आई होगी. नियो मार्क्सिज्म ना इसकी एक्सटेंशन है. It's a school of economic thought which applies Marxist ideas to the present economic conditions of the world. Dependency इसमें आती है, system theories आती हैं basically, और structural relationship between North and South. 1960 की दहाइयों में इमर्ज होता है डिपेंडेंसी थ्योरी. मैंने आपको बताया इसकी एक प्रोपोनेंट है और वो बताती है कि अंडर डेवलपमेंट और कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ये इंटरलिंक्ड है. साथ ही साथ कॉर्पोरेट एक्टर्स का रोल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. The theory claims that the impoverishment of the South is a direct outcome of their exploitation by the North, which has led to the superior development of North and not of the South. While the countries in North accumulate sizable capital, the countries in the South are further plunged into backwardness. The dependency theory further claims that a new form of imperialism is now dominant, in which an economic imperialism continues the exploitation of the South without the direct political control. पुरानी बात, डेट के अंदर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके फिर वहां से आउटपुट लेना, सरप्लस लेना उनसे. यानी अब पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है, इकोनॉमी के जरिए है. अगेन ये उसी बात की एक्सटेंशन है कि अंडर डेवलपमेंट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ डिपेंडेंसी. ठीक है. सो ये अंडर डेवलपमेंट इस वजह से नहीं है कि वो इंटरनली इनएडिकेट है, बल्कि इसका ताल्लुक हिस्ट्री ऑफ डिपेंडेंसी, एक्सप्लॉयटेशन और इंपीरियलिज्म के साथ है. दे stress the monopolistic rather than the competitive nature of capitalism. Of course, argument ये है कि कुछ large capital formations जो हैं उनकी monopoly ज्यादा होती है और उसकी वजह से exploitation होती है और labor alienation आती है, और जो overall system है it is mainly irrational.
लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के ऊपर इनकी पोजीशन क्या है? ये कहते हैं इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट हो सकता है दो तरीके से, एक एक्चुअल और एक पोटेंशियल। नाम से जाहिर है एक्चुअल वो जो कि एग्जिस्टेंट है इस वक्त, कि उस सोसाइटी की आउटपुट क्या है और कंजम्पशन कितनी है, उनका जो डिफरेंस है एक्चुअल, वो सरप्लस है एक्चुअल। और दूसरा पोटेंशियल ये है कि गिवन टेक्निकल सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो सोसाइटी कितना इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट कर सकती है, कितनी इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट कर सकती है, कितनी कंज्यूम कर सकती है, और उनका जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल इकोनॉमिक सरप्लस होगा। प्लान्ड सरप्लस अगेन वो कहते हैं कि इन अ रैशनली प्लान्ड सोशलिस्ट सोसाइटी हम एक तरीके से ज्यादा सरप्लस जनरेट कर सकते हैं। कॉक्स ने एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क दिया, उसने कहा कि देयर इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन सोशल फोर्सेस, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर एंड द वर्ल्ड सिस्टम। ये वहां पे डायग्राम बना दीजिएगा, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने तीन चीजों को हिट किया, मटेरियल कैपेबिलिटीज, आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस को। सोशल फोर्सेस जो हैं दे लीड टुवर्ड्स द कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन। फॉर्म्स ऑफ स्टेट ये वो जिस तरीके से वो मुल्क चल रहा है, क्या है उसमें, कम्युनिज्म है, इंपीरियलिज्म है, कैपिटलिज्म है, और वर्ल्ड ऑर्डर जो इस वक्त इनहेरेंट वर्ल्ड के अंदर सिस्टम चल रहा है, दिस इज द वर्ल्ड ऑर्डर। सो इसका जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क है वो इन तीनों चीजों के कम्बिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। ये तुमने किया हुआ। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर and we shall meet in the next lecture. If you have any questions and queries, you can access me on my WhatsApp group. Thank you.